हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्ट इन लव। तो हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी, जिसमें कि हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी कर रहे हैं। तो क्लास 10 के एनसीईआरटी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर संघवाद। चैप्टर 1 अगर अभी लोग आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 से। और देखिए, इसको शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी इस चैनल पर पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो पूरे का पूरे प्ले लिस्ट बनाया गया है अलग अलग नामों से, तो जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम था संघवाद, जो कि इंग्लिश में बोलते हैं फेडरलिज्म और यूनियनिज्म। तो इसका इंट्रो देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। यानी पिछले जो चैप्टर में हम लोग को पढ़ा था ना, सत्ता की साझेदारी, उसकी बात कर रहा है। तो इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इस स्वरूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण किया जाएगा। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। हमारा देश भी एक संघवादी देश है, तो फेडरलिज्म, तो इसको बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। जानिए क्या है। तो संघवाद देखिए आता है कि क्या है संघवाद। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका, जो हम लोग पिछला चैप्टर किए थे, चैप्टर 1 अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा कि उसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। जैसे कि वहाँ पर बेल्जियम के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो भाषा के आधार पर कौन से फ्रांसीसी कौन बोल रहा है, डच कौन बोल रहा है, किस ज़्यादा कौन से भाषा लोग बोल रहे हैं, उस पर किया गया था। तो उसमें एक ये भी था कि उसमें शक्तियों की कमी करना भी था। तो बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थीं, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे और इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। मतलब वहाँ श्रीलंका के नेता चाहते थे संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग के यहाँ भी है, पूरे एक देश के लिए सरकार है। जैसे कि इस समय जो प्रधानमंत्री होंगे, जो भी होंगे प्रधानमंत्री, अभी क्या जो भी जिस समय भी होंगे, वो होंगे एक राष्ट्र के लिए पूरे, ठीक है। और फिर एक होता है राज्य या प्रांतों, राज्य को भी प्रांत बोलते हैं। तो प्रांतों के स्तर पर सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। देखिए, जैसे कि हम लोग के भारत में 8 यूनियन टेरिटरी और 28 स्टेट हैं, ठीक है। तो उसके हर स्टेट के लिए अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। तो वही है कि राज्य स्तर पर सरकारें भी होती हैं। तो उनकी बात है, जैसे कि हम लोग के उत्तर प्रदेश में, जैसे कि इस समय योगी सरकार है, तो वो भी एक हैं। जैसे कि मान लीजिए वहाँ पर मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में जो भी शिवराज चौहान, जो जैसे कि अलग अलग राज्यों में जो जो मुख्यमंत्री हैं वो होते हैं राज्य स्तर के, और एक प्रमुख होते हैं जो कि नेशनल के लिए होते हैं। तो हमारे केंद्र में जो प्रधानमंत्री रहेंगे वो होंगे एक राष्ट्र के लिए, ठीक है। तो राज्य के जो राज्यों के शासक चलाते हैं सरकारें होती हैं, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। हाँ, ये बात भी है कि वो अपने अपने एरिया के लिए स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो उनके ऊपर कोई भी वर्चस्व थोपा नहीं जाएगा कि आपको यही काम करना है। वो अपने अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय
सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। मतलब देखिए कि अगर दोनों सरकार है, दोनों सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, तो वो जनता के लिए जवाबदेह होती है। दोनों सरकार अलग अलग अपने अपने स्तर पर। ये नहीं कि अब राज्य सरकार में राज्यों में कोई मुख्यमंत्री कोई गलत निर्णय लिया है, कोई कौन सा कानून बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है, तो वो अब केंद्र में उससे पूछा नहीं जाएगा। जवाबदेह उसके लिए नहीं है, केंद्र के लिए नहीं है, बल्कि जनता के प्रति हो जाती है। तो आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। तो कि यहाँ पर पॉइंट में है, पहला है यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं। फिर दूसरा है अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने कर वसूलने यानी टैक्स और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। चौथा पॉइंट है संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णायक की भूमिका निभाता है। छठा पॉइंट है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। सातवां पॉइंट है इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती हैं। पहला तरीका है 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वह केंद्र के बरक्स से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। इसे दूसरी श्रेणी वाले व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ है कि क्या समझा क्या जाना। तो कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार की थी, जैसे खगराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। तो मीता कहता है हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की क्या ज़रूरत है। तो बाबूलाल कहता है मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र की अपनी अलग सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। राम गणेश कहता है मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि करेंगे। तो अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती और इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है। तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं और इसको सुन रहे हैं तो इसको वीडियो को फिर से वापस जाइए, वीडियो को दोहराइए और इसको अगर आप लोग जान रहे हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, कैसे भी करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो आपका मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट का, तो कीजिएगा फिर। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में संघीय व्यवस्था। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं।
हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से ही शुरू करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। भारतीय संविधान ने भारत के राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। आइए हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार, या हम जिसे केंद्र सरकार भी कहते हैं, उसी को संघ सरकार कहते हैं, और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। मतलब जो पंचायतों नगर पालिका जो हमारे गांव में होती है, जो ग्राम सभा होती है, उसी को बोलते हैं। तो किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियाँ इस प्रकार हैं। देखिए, जैसे कि संघ सूची है, तो संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। देखिए, जितना भी यहाँ बताया गया, ये सब केंद्र सरकार के लिए है। जैसे कि जो भी केंद्र सरकार में रहेगा, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के उसमें रहेगा, प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री हमें संसद में। उसके बाद आता है राज्य सरकार, जो कि राज्यों में होते हैं। तो राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अब आता है फिर समवर्ती सूची में। तो समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझा दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों यानी कि अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। फिर कम से कम आधे राज्यों का विधान सभाओं में से मंजूर करवाना होता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देख-रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ रेडियो की बात किया गया है। तो आकाशवाणी 1 हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने।
सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाएं और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटें। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है, सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें, आपके या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें। तो ये तीनों खबरें ऐसे सुनिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है पोखरण के बारे में। पोखरण जहाँ भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए राजस्थान में पड़ता है। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी। मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नदी पाठ्यक्रमों करना चाहती है। मान लें कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु और शैली पसंद नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। और फिर तीसरा है, मान लीजिए कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे मुख्यमंत्री भी माने। तो देखिए यहाँ पर पोखरण के बारे में जो दिया गया है, तो मान लीजिए वो तो सही है। तो क्योंकि केंद्र सरकार यहाँ पर बोला है तो उसको वहाँ पर करना ज़रूरी है। और हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पर पढ़ा है, मैं जान रहा हूँ कि इसमें क्या आएगा, लेकिन मैं आप लोग का राय जानना चाहता हूँ कि बताइए आप लोग का राय क्या है। तो अगर जो भी है कमेंट बॉक्स में उसको बताइए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो जो भी राय हो, गलत उल्टा सीधा जो भी रहे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। भाषाई राज्य। तो भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। भारत ने सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखें तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए हैं और कई नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल गए हैं। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया है। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाषा की नीति क्या है। क्या है भाषा नीति? तो भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को, 21 नहीं, देखिए हिंदी के अलावा, हाँ 21 मतलब टोटल 22 भाषा है, तो हिंदी के अलावा 21 ही बचा, तो 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए।
तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है केंद्र राज्य संबंध कैसे होता है। केंद्र राज्य संबंध, तो केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकांश अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। इन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों के राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। मतलब जैसे कि संघवाद के ऐसा भावना नहीं होना चाहिए था, ये उसके उलट काम हो रहा था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। चूँकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों में समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट की एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर में की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। देखिए यहाँ पर एक कार्टून है। देखिए यहाँ पर इंदिरा गांधी हैं, राज्यों की शक्तियाँ दिखाया जा रहा है। देखिए गठबंधन सरकार की कुर्सी कैसी होती है। ये लोग कटोरा, हाथ में कटोरा थमा दिया गया है। और देखिए गठबंधन सरकार, ये एक लोग सरकार होंगे, बाकी कुर्सियों के दबे रहेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ अंकित दोनों कार्टूनों में केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध दिखाया गया है। क्या राज्यों को केंद्र से गुहार लगानी चाहिए कि हमें कुछ और शक्तियाँ दे दो? किसी गठबंधन सरकार का नेता सरकार में शामिल बाकी दलों को कैसे संतुष्ट रखे? तो अगर आप लोग जानते हैं तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की भाषाई विविधता क्या है? तो भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 2011 की जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, और ऐसी ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। बाकी को गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। तो साथ लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 44% लोगों की ही मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वाले संख्या भी जोड़ ली जाए तो भी 2011 में यह संख्या 50% से कम ही थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे भी जानते हैं। इस सूची को गौर से देखें, लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन कामों को कीजिए कि इस सूचना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाएं। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाइए।
नक्शे में विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंग से भरें और दिखाएं कि उन इलाकों के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। ऐसी 3 भाषाएं ढूंढें जिनको भारत में बोला तो जाता है पर इस सूची में नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ बोलने वाली अनुपात दिया है, जैसे असमिया है 1.26, बांग्ला 8.03, बोडो है 0. तो देखिए ये भाषाएं हैं, तो भाषाएं पर याद कर लीजिए। देखिए असमिया है, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। याद कर लीजिए 22 भाषाएं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आगे क्या है कि प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से अधृत निम्नलिखित उद्धरणों को पढ़ें। यह आलेख टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 को छपा था। देखिए क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर जब 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी हो गया। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातनी आस्था की एक ऐसी ही चीज़ भाषा के इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे, नेहरू, पटेल और राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। तो बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती और भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद सुखद तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावाद राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ इस प्रकार की होती, जैसे एक भाषा 14-15 राष्ट्र। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपने राज्य या किसी ऐसे राज्य का उदाहरण लें जो भाषावार पुनर्गठन से प्रभावित हुआ। यहाँ जो तर्क दिया गया है उसके पक्ष या विपक्ष में उदाहरणों के साथ टिप्पणी लिखें। आगे आता है भारत में विकेंद्रीकरण। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकारें 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। हमने अपने देश में 2 स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है, पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रांत यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की ज़रूरत है, जिसमें तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया। इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया, जिसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन को लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिश हुई है। सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास न तो अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना
कराना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इस स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कि कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा गांव का चुनाव कैसे होता है, और नगर पालिका का भी। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल का प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, मतलब उन लोग का भी इलेक्शन होता है। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। देखिए, जिससे बड़ा हो गया तो छोटा हो गया तो नगर पालिका, और बड़ा हो गया तो नगर निगम, मेयर हो जाएंगे। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। 36 लाख, यह संख्या ही अपने आप में दुनिया के कई देशों के कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया है। बहरहाल, इसके बावजूद अभी भी अनेक परेशानियां कायम हैं। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह से इनमें हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम स्वशासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं। देखिए, यहाँ पर है ब्राज़ील का एक प्रयोग। ब्राज़ील के शहर पोर्तो एलेग्रे ने विकेंद्रीकरण और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी वाले लोकतंत्र के मेल का एक विलक्षण प्रयोग किया है। इस शहर के नगर परिषद के समांतर एक संगठन खड़ा किया गया और अपने शहर के बारे में वास्तविक फैसले करने का अधिकार स्थानीय निवासियों को दिया गया है। इस शहर के करीब 13 लाख लोग अपने शहर का बजट तैयार करने में भागीदारी करते हैं। शहर को अनेक उप क्षेत्रों में बांटा गया है, लगभग वैसे ही जिन्हें हम वार्ड कहते हैं। हर उपक्षेत्र की अपनी अपनी बैठक होती है, जिसका स्वरूप ग्राम सभा की तरह है, और इसमें उस इलाके के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। फिर कुछ बैठकें पूरे शहर को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होती है और उसमें शहर का कोई भी नागरिक भाग ले सकता है। इसमें शहर के बजट पर चर्चा होती है। इसके बाद इन प्रस्तावों को नगर पालिका के सामने पेश किया जाता है, जो अंतिम फैसला होती है। हर साल फैसले लेने की इस प्रक्रिया में करीब 20,000 लोग हिस्सा लेते हैं। इस तरीके को अपनाने से यह सुनिश्चित हो गया कि बजट को सिर्फ अमीर लोगों की बस्तियों में ही खर्च नहीं किया जाएगा। अब सभी गरीब बस्तियों तक बसे जाती है और पुनर्वास का इंतजाम किया बगैर भवन निर्माता झुग्गी वालों के उजाड़ नहीं सकते हैं। अपने देश में भी केरल के कुछ इलाकों में ऐसे प्रयोग किए गए हैं। वहाँ आम लोगों ने अपनी बस्तियों के विकास की योजना तैयार करने में भागीदारी की। तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि खोजबीन कर निकले हम क्या है। अपने गांव या शहर की स्थानीय सरकार के बारे में पता करें।
अगर आप गांव में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें। आपका पंच, आपका सरपंच, आपकी पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के अध्यक्ष। यह भी पता करें कि ग्राम सभा की पिछली बैठक कब हुई थी और उसमें कितने लोग भागीदारी की थी। अगर आप शहर में रहते हैं तो निम्नलिखित के नाम पता करें। आपका काउंसलर, नगर निगम या नगर पालिका प्रमुख अपने नगर पालिका अथवा नगर निगम का बजट और खर्च के मुख्य मदों का पता लगाएं। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो कीजिएगा, और अगर बताइएगा कि अगर आप लोग करके इसको भेजना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल दिया जाएगा, उसमें आप लोग भेज सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहते हैं तो दिया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे संघवाद, जो कि हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो और भी सारे सब्जेक्ट वीडियो बनाया गया है, जैसे कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ाया जा रहा है, जो कि सारे सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया गया है और अलग अलग इसका प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो अगर आप लोग प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जाइए चैनल को ओपन कीजिए और देखिए उसमें क्या नया है, तो पढ़िए और इसको बहुत ही इन्जॉय करिए, इन्जॉय तरीके से पढ़िए, सुनिए एकदम वॉइस की तरह, ऑडियो वॉइस। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ में। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।